एक और नए सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com। हम सौभाग्यशाली मानते हैं खुद को कि छत्तीसगढ़ की विकास गाथा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर सबसे पहला आयोजन छत्तीसगढ़ मैतारी की धरती पर हम कर रहे हैं। हमें पता है आने वाले समय में सरकार की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत सारे आयोजन होने हैं, लेकिन पूरी सरकार हमें इस वक्त के लिए वक्त दे रही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। पूरा विपक्ष हमारे साथ था, प्रबुद्ध जन, कलाकार, युवा, तमाम लोग जुड़े और हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत हैं, छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेकर अब तक पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ के नाम से अगर कुछ चेहरों को जाना पहचाना जाता है तो उसमें से एक डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 15 साल तक इस नए नवेले छत्तीसगढ़ में जनता का भरोसा जीत करके उन्होंने खुद को, बीजेपी को यहां जिस तरह से स्थापित किया है वो काबिले तारीफ है। बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। सबसे पहले जो हमारा थीम है सर, छत्तीसगढ़ विजन 2025 के साथ कल, आज और कल। आपने इतिहास भी देखा, वर्तमान भी देख रहे हैं और भविष्य आपको पता है कि कौन से सपने पूरे होते हैं। आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ की इस विकास गाथा को डॉक्टर रमन सिंह? आपने विषय का जो चयन किया है उसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ कल, आज और कल, ये पूरी छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और छत्तीसगढ़ के निर्माण के पहले की यात्रा, कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा, इस महत्वपूर्ण विषय में। क्योंकि कल छत्तीसगढ़ के निर्माण के पहले छत्तीसगढ़ सीपीएन बरार का हिस्सा हुआ करता था। नागपुर हमारी राजधानी थी। फिर भाषा के आधार पे 56 में जब राज्यों का गठन हुआ तो भोपाल हमारी राजधानी हुई। नागपुर से हम भोपाल शिफ्ट हुए। और ये तीसरा पड़ाव जब 2000 में माननीय इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 राज्यों का निर्माण किया तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक नया राज्य का उपहार मिला। और ये 2000 से 2025 की यात्रा, उस यात्रा में मेरी भूमिका जहां तक है, मैं 2003 में आया मुख्यमंत्री की हैसियत से, मगर जब छत्तीसगढ़ का निर्माण की प्रक्रिया जारी थी, आडवाणी जी जिस विधेयक पर वहां के लोकसभा में इस प्रस्ताव को लाने वाले थे, मेरा सौभाग्य है कि उस समय मैं लोकसभा में मौजूद था और उस प्रस्ताव के जब आडवाणी जी ने प्रस्ताव रखा तो मैं वहां रहकर सारी बातों को देखा और सुना। फिर 3 में राज्य का निर्माण हुआ। अब आप कहेंगे चुनौतियां क्या थी? छत्तीसगढ़ में 2000 से 2003 की यात्रा के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और उसका विवरण आज देने की जरूरत नहीं है। मगर मूल समस्या छत्तीसगढ़ में है। गरीबी, पलायन, भूख से मौत, छत्तीसगढ़ का IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR, छत्तीसगढ़ का कुपोषण। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ में यही था। पलायन से लेकर IMR, MMR, मालन्यूट्रिशन और कुपोषण और पलायन, ये तीनों जुड़े हुए विषय थे और ये 3 विषय एक बड़ी चुनौती थी छत्तीसगढ़ के लिए। और वहां से हमने शुरुआत की यात्रा। 9600 करोड़ का बजट 18 आते आते 2003 तक करीब 98,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ में हुआ, जो पर कैपिटा इनकम में 10 गुना वृद्धि हुई छत्तीसगढ़ के। और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के उस विकास यात्रा में जहां हमने कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए एक बड़ी योजना के साथ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना लाया, जो बाद में 2013 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कानून बनाकर लोकसभा में खाद्यान्न सुरक्षा बिल को पास करने का काम किया, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुआ। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में उनके लिए चावल देने की व्यवस्था नहीं थी, ये खाद्यान्न सुरक्षा था, मगर उसमें पोषण सुरक्षा भी जुड़ गया। उसके साथ चना हमने जोड़ दिया, उसके साथ गुड़ जोड़ दिया और सबसे बड़ी बात उसमें नमक जोड़ दिया।
तो लोगों को कल्पना नहीं होती थी कि ये नमक का क्या रोल है, चना का क्या रोल है, राइस का क्या रोल है। यदि व्यक्ति का पेट खाली है, और मैंने मुख्यमंत्री रहते महसूस किया खाद के गोदाम भरे हुए हैं, गरीबों के पेट खाली है, ये मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो सकता। और जब तक छत्तीसगढ़ का कोई बच्चा रात को भूखा सोता है तो मुख्यमंत्री को नींद नहीं आनी चाहिए। मैं ये बात कहता भी था, और 65 लाख परिवारों के जीवन में परिवर्तन आया। सरगुजा से बस्तर के लोग कोदो और कुटकी खाने वाले, कनकी खाने वाले, ये स्थिति थी कि रात में कंदमूल खा के जीवन करने वाले, आज उस दौर के बाद उनके लिए भोजन की व्यवस्था हुई, उनके जीवन में परिवर्तन आया। और उसके साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, आप आश्चर्य करेंगे कि तुलना मैं नहीं करता, न उस 3 साल से करता, न पिछले 5 साल से करता, क्योंकि पिछले 5 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए उसे तुलना करने का कोई मतलब भी नहीं है। मगर उस 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की स्थिति रही, सुनकर आश्चर्य करेंगे। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इसके 15 साल के अंदर 40,000 स्कूल खोले गए। आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। 1 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती, 1 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती, 70,000 से ज्यादा पुलिस बल की भर्ती छत्तीसगढ़ में हुआ। पीएससी के माध्यम से 6,800 बच्चों का ईमानदारी के साथ पीएससी में सिलेक्शन यदि हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है उस 15 साल के अंदर। जो उस कहानी को यदि बताऊंगा तो बड़ी लंबी कहानी है। 2200 मेगावाट पावर जनरेशन से बढ़ के 32,000 मेगावाट पावर जनरेशन का काम हुआ। बस्तर और सरगुजा न रोड से जुड़े थे, न पावर से जुड़े थे। आप ये सुनकर ताजुब करोगे कि छत्तीसगढ़ के क्या पावर की स्थिति थी हमारी, जब अबूझमाड़ के 120 केवी का पावर स्टेशन नक्सलियों ने जला दिया। पूरे बस्तर के संभाग में 12 दिन तक अंधेरा था। आपको किसी को नहीं मालूम, किसी की जानकारी में भी नहीं होगा, कुछ पत्रकारों को छोड़ दूं तो 12 दिन तक पूरा बस्तर संभाग ब्लैकआउट में था। मोमबत्ती के सहारे, ट्रांसफार्मर के सहारे रहा। उस समय मुख्यमंत्री को अबूझमाड़ जाना पड़ा मेरे को, और अबूझमाड़ में मजदूरों के साथ बैठ के 8 घंटे उस पावर स्टेशन को ठीक करने का काम किया। आज उसके बाद जो संकल्प लिया हमने, 132 के बाद 220, फिर 440 केवी की, अब बस्तर में 3 कनेक्शन एक साथ दिए गए। अब कभी बस्तर में अंधेरा नहीं होगा। जैसे खाद्यान्न की गारंटी दिया, वैसे हमने बिजली की गारंटी दिया। वैसे ही छत्तीसगढ़ की त्रासदी जो है उसको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान के किसी शहर में नेशनल हाईवे मिट्टी का नहीं था, नहीं होगा। छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे मिट्टी का था। बीजापुर से लेकर कोंडा तक का, उस पुल तक का सड़क मिट्टी का नेशनल हाईवे। इतिहास में कहीं लिखा होगा तो याद किया जाएगा। और इससे बड़ी बात और बता दूंगा आपको, जिसमें से बहुत लोगों को जानकारी नहीं है या भूल गए होंगे। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो तिब्बत और चाइना के सीमा में सड़क बनाता है, बीआरओ बस्तर के, चूंकि गृह मंत्री मेरे सामने बैठे हैं इसलिए उस दिशा में मैं बता रहा हूं। बीआरओ ने दंतेवाड़ा का रोड, सुकमा का रोड, कोंटा का रोड, यहां से 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद छोड़ के भाग गए, बनाने से इनकार कर दिया और लिखित में कहा कि वहां पे सड़क बनाना असंभव है। उस सड़क को हमने बनाने का काम किया। और आश्चर्य करोगे आप, दुनिया में कोई सड़क नहीं है, न रशिया में कोई होगा, न वियतनाम में होगा, न चाइना में होगा, न चे गुवेरा की जो क्रांति की स्थल है वहां होगा। एक एक सड़क के निर्माण में, 4-5 किलोमीटर के सड़क के निर्माण में 21 जवान और वहां काम करने वाले मजदूर की शहादत हुई। कोई सड़क में इतनी शहादत हो सकती है? कोई सड़क दुनिया में ऐसा बना होगा जहां 5 किलोमीटर सड़क बनाने में 21 लोगों की शहादत हुई है? तो ये बस्तर की कहानी ऐसी है कि वहां आपको विकास बड़ा आसान लगता है, मगर वहां 1-1 किलोमीटर सड़क बनाना, 1-1 किलोमीटर के लिए संघर्ष करना। अभी हमारे गृह मंत्री जी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, ये दुस्साहस का काम है, हिम्मत का काम है। नारायणपुर के दूरस्थ अंचल में जा रहे हैं, उस सड़कों के निर्माण की पीड़ा और तकलीफ बस्तर का बच्चा जानता है, वहाँ के विकास के काम को जानता है। और जिस प्रकार
खैर मैं बोलता रहूंगा, आप प्रश्न करिए। आपका कार्यकाल और आपका अनुभव इतना लंबा है कि लगता है सुने जाए हम। मुझे आप आपका पूरा समय ले लूंगा, कोई डॉक्टर मतलब साहब, नहीं। लोग बोर होंगे। डॉक्टर साहब, 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, जिनमें से 10 साल यूपीए की सरकार केंद्र में रही। राज्य के हिस्से के संसाधन को जुटाने की कोशिश आपने करने जब दिल्ली जाते थे, या राज्य के हक को मांगने जब आप दिल्ली जाते थे, कभी कोई चुनौती का सामना करना पड़ा? कभी कोई झगड़ा, ये इस तरीके की नौबत आई क्या कि हमारा हक है, हमको दीजिए? एक तो मेरी प्रवृत्ति झगड़ा करने की नहीं है, मैं प्रेम से ही काम निकालना जानता हूं और आज तक मैंने प्रेम से ही काम किया। उस समय जो भी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री रहे केंद्र के, उन सब से मैं बात सीधे करता था और बात करके सरकार की योजनाओं की चर्चा करता था। मगर मैं ये बात कह सकता हूं कि उस समय की सरकार, चूंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में मैं मुख्यमंत्री था। आज मैं ये कह सकता हूं कि नक्सल मोर्चे में यदि उस समय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री या अमित शाह जैसे गृह मंत्री होते तो बहुत पहले से नक्सल समस्या का समाधान हो गया होता, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। दिल्ली में बैठे वाले नक्सल समस्या को दूसरे रूप में लेते हैं, उसका एक अलग अलग परिभाषित करते हैं। कोई बिगड़े हुए बच्चा बोला करते थे नक्सलियों को, कोई कहा था कि वो भटके हुए लोग हैं, मूलधारा में आ जाएंगे। नक्सल के साथ एक क्लियर कट विषय लेकर कार्य योजना बना के काम करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और विजय साहब बैठे हुए हैं, पूरे हिम्मत के साथ उन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये इच्छा शक्ति है जो नक्सल समस्या का 370 जम्मू कश्मीर में समाप्त हो सकता है। ये अमित शाह और मोदी जी के दम पे हो सकता है, और हिंदुस्तान से नक्सल समस्या का समाधान हो सकता है तो मोदी जी और अमित शाह की कार्य योजना की वजह से हो सकता है। और आज ये संभव है। 31 मार्च 2026 आज हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान से वो चारू मजूमदार और कानून सन्याल के दौर से, वेस्ट बंगाल से उपजा हुआ आंदोलन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रास्ते छत्तीसगढ़ आया। काकतीय विश्वविद्यालय के पढ़े हुए लड़के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं और पहली घटना करते हैं। मगर अब ये बात तय हो चुका है कि ये नक्सल आंदोलन कहीं भी कोई क्रांति का उपाय नहीं था, सिर्फ लूट का तंत्र था, वसूली का हिस्सा था। कभी किताब चारू मजूमदार ने लिखा है, कानून सन्याल ने लिखा है, मगर उस किताब के आधार पे कभी कोई काम नहीं हुआ। बस्तर को शोषित किया गया, बस्तर को पिछड़ा किया गया, सरगुजा को विकास से रोका गया। तो ये योजनाएं जो डेवलपमेंट के साथ जुड़ती है वही शांति का रास्ता निकालती है। और इसी रास्ते पे छत्तीसगढ़ की ये सरकार, विष्णुदेव सरकार जी और विजय शर्मा जी, और दिल्ली से हमारे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। और ये संभव है कि मार्च 2026 में बस्तर में पूर्ण शांति होगी और आप यहाँ से लेकर कोंटा और यहाँ से लेकर दंतेवाड़ा, बीजापुर के अंदर के रास्ते में जा सकते हैं, वहाँ के खूबसूरत फॉल को दे सकते हैं। क्योंकि मेरी मान्यता है कि जिस दिन मार्च 2026 को बस्तर नक्सल समस्या से मुक्त घोषित होगा, उस दिन बस्तर के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। हिंदुस्तान के सारे टूरिस्ट जो आज नॉर्थ ईस्ट और दूसरे राज्यों में जाते हैं, सबका दिशा बस्तर की ओर चला जाएगा। इतना खूबसूरत है बस्तर, दुनिया में इससे खूबसूरत जंगल है ही नहीं जी। मैं 12, 15, 20 राज्यों देशों में मैं घूम के आया हूं, मगर दुनिया में कहीं, मैं बोल रहा हूं आज पूरे दावा के साथ बोल रहा हूं, ऐसा खूबसूरत साल का, सैगोन का, कुसुम का, महुआ का, चार चिरौंजी मक्का का है, ऐसी अद्भुत आकर्षण है बस्तर के जंगल में, सरगुजा के जंगल में। भाई ये सम्मोहन है। सम्मोहन शब्द को जंगल से जोड़ सकते हैं क्या? मैं जोड़ता हूं। मैं बचपन से जंगल से सम्मोहित हूं। और जो बस्तर के, मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ट्राइबल फॉरेस्ट के दूरस्थ अंचल में क्यों रहते हैं। बाद में जब बड़ा होकर मैं जंगल जाना शुरू किया, चिल्फी, तरेगांव, दलदली, बोकरखार, सूपखार के ऊपर की खाड़ों में, तो मुझे समझ में आया ये होशियार और समझदार लोग हैं जो जंगल के ऊंचाई पे रहते हैं, और हम लोग प्रदूषित होकर रायपुर में, दुर्ग में और राजनांदगांव में रहते हैं। ये हम ऑक्सीजन खरीदने के लिए बेचैन रहते हैं। हाँ। अब पता चला कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। आप चले जाओ बस्तर में, आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, साल भर के लिए एनर्जी मिल जाएगी। तो ये डाइवर्शन होने वाला है चमत्कारिक रूप से। और जब टूरिज्म का
दौर चलेगा। डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, मेडिकल कॉलेज हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, बाकी सारे संस्थान वहाँ पे आ गए, एजुकेशन के बहुत अच्छे संस्थान हैं। आप वहाँ पे दंतेवाड़ा में जाके जवांगा के हमारा एजुकेशन हब को यदि देखेंगे, कभी आप जाइए, मैं आग्रह करूंगा आप लोगों को। हिंदुस्तान में शायद किसी ट्राइबल एरिया में जवांगा जैसे एजुकेशन हब, जहाँ 2000 बच्चे आवासीय रहते हैं और वहाँ से बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ के बच्चे यूपीएससी के एग्जाम में कर रहे हैं, दिल्ली के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन वहीं के बच्चे लाएंगे। डॉक्टर साहब, अब हम ये कल की बात हुई जो आपने किया, आज की बात करते हैं। क्या डॉक्टर रमन सिंह के अनुभव का वर्तमान सरकार में 100% इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये सवाल सभी जानना चाहते हैं। क्या डॉक्टर रमन सिंह पूरी तरह से सुपरविजन कर रहे हैं जिस काम के लिए आपको यहाँ रखा गया था, कि सरकार कैसा काम कर रही है? क्योंकि आपसे ज्यादा अनुभवी सीएम तो कोई है नहीं। एक बात स्पष्ट कर दूं पहले कि मेरी कोई सुपरविजन की जवाबदारी नहीं है, ना ऐसा कोई दायित्व होता है। स्पीकर का दायित्व जो है विधानसभा के अंदर विधानसभा का बेहतर संचालन, नियम और प्रक्रिया के अनुसार सारे बातों करना और नए विधायकों को विधानसभा को मर्यादा के साथ चलाना और विधानसभा का उपयोग करके प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए जो प्रस्ताव आते हैं उस प्रस्ताव पे चर्चा करना। इसलिए मुझे कहीं किसी प्रकार से सुपरविजन की जवाबदारी ना मेरे पास थी, ना ये विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व है। मैं विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच बैठता हूँ, मेरी कुर्सी बीच में है, इधर पक्ष है इधर विपक्ष है, मैं निष्पक्ष रहता हूँ। तो भूमिका जो स्पीकर की है वो अलग भूमिका है। अब मैं उस दौर में आ गया हूँ कि मुझे लोगों को, नए लोगों को सिखाना भी है, समझाना भी है, और डेवलपमेंट की जवाबदारी विष्णुदेव साय जैसे सक्षम मुख्यमंत्री जी और उनके कैबिनेट के वजनदार मंत्रियों के ऊपर है और बहुत बेहतर तरीके से विष्णुदेव अपने काम का संचालन कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल ये होता है कि आपस में चर्चा या बातचीत होती है कि नहीं, बहुत सहज तरीके से हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रकार से इस विषय को मॉनिटरिंग करने की काम डॉक्टर रमन का है। अच्छा काम हो रहा है, विधानसभा में बैठ के चर्चा भी हम लोग करते हैं। सर 25 सालों की सरकार, 25 साल हो गए राज्य के गठन को लेकर और इन 25 सालों में 15 साल बीजेपी की सरकार आपकी और 2 साल अभी की सरकार को, मोटे तौर पे 2 साल तो हो ही गए हैं, 17 साल। 8 साल तो कांग्रेस ने काम किया है, पिछले 5 साल और उसके पहले की 3 साल अजीत जोगी की सरकार का जिक्र कर रहा हूं, कुछ तो अच्छा किया होगा, एक आध चीज आपकी नजर में? बता रहा हूँ, बहुत अच्छा किया है, उसको सुन के ताली बजाएंगे लोग। नीतिगत फैसले जब सरकार लेती है, सरकार का मुखिया और सरकार की जवाबदारी होती है नीतिगत फैसले और फैसले में ईमानदारी और ईमानदारी के साथ उसका क्रियान्वयन। इस सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, हमने एक छोटी सी पॉलिसी बनाई थी कोल पे लेकर, आपको कोल से ही शुरू करता हूं। कोल पे पॉलिसी बनाई थी और जो कोल का टीपी जारी होता है, कोल बाहर जाता है वहां से, उसमें हमने एक व्यवस्था कर दी थी, मुख्यमंत्री बनते और मंत्री बनते, माइनिंग मिनिस्टर बनते, कि ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी, किसी आदमी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ऑनलाइन व्यवस्था में सारा कोल का ट्रांसपोर्टेशन होता था। इनकी सरकार आई कांग्रेस की, इन्होंने पहली पॉलिसी पहले दिन बदल दिया, ऑनलाइन को ऑफलाइन किया, जिसकी वजह से कई लोग जेल में बैठे हुए हैं, कई हजार करोड़ का घपला हो गया। एक पॉलिसी, जैसे बताते हैं ना नीति का क्या फर्क पड़ता है, नीति का फर्क 20,000 करोड़ का मामला कोल के मामले में हो गया। नीति का मामला शराब में, यानी क्या कोई शराब, सरकारी दुकान में शराब बिक रहा है, क्या ऐसा भी दुनिया में कहीं संभव है कि 1-2 खाते खुल रहे हैं, एक सरकार के खाते में जा रहा है और दूसरा पार्टी के खाते में जा रहा है? दुनिया में कहीं है? ये छत्तीसगढ़ में हुआ है और उसके भी मामले चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारे विषय हैं। अब मैं जिस भूमिका में हूँ ज्यादा बोलता नहीं, मगर इतना इशारा कर रहा हूँ। रमन जी, लेकिन जब बीजेपी के कामकाज को लेकर के निशाने साधे जाते होंगे, तमाम चीजें होंगी, तो कभी धर्म संकट नहीं होता विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर कि भाई मैं, एक तो पार्टी का अनुशासन, सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी है आपकी, और दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष की बिल्कुल निरपेक्ष जिम्मेदारी, कैसे बैलेंस कर पाते हैं? हालांकि आप बहुत बैलेंस व्यक्ति हैं शख्सियत से, लेकिन फिर भी अंदर में कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप धर्म संकट में रहे हो? नहीं, कोई धर्म संकट नहीं होता। जहां कहीं भी मुझे लगता है कि किसी विषय को लेकर सरकार के द्वारा तुरंत कार्रवाई के निर्णय नहीं लिए रहे, तो स्पीकर का ये अधिकार रहता है कि उसको क्रियान्वयन करके और विधानसभा का उपयोग करके उसको हम
बेहतर तरीके से उसकी जांच का आदेश भी जारी करते हैं, मंत्रियों से बोलते भी हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए। और कई मामले ऐसे आते हैं जहां पे थोड़ा सा हट के सरकार के पक्ष की जरूरत हमेशा नहीं रहती, कई बार सरकार को जो अप्रिय लगे वैसे भी काम करने पड़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं और आपने कहा कि नए लोगों को सिखाना होता है, एक अभिभावक के नाते विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बहुत सारे युवा चेहरे हमने देखे हैं, सदस्य पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि बीजेपी के साथ साथ विशेष तौर पर कांग्रेस के एक दो विधायकों के नाम अगर ले पाएं जिनको देखकर आपको लगता है कि ये संसदीय परंपरा का बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं और संसदीय परंपरा में इन लोगों का भविष्य बहुत अच्छा है। एक अभिभावक के तौर पर कौन से ब्राइट फेसेस दिखते हैं आपको विधानसभा में इस वक्त? नहीं, बहुत सारे युवा तो करीब करीब 40% युवा आए हैं और 50 नए लोग पहली बार विधानसभा में आए हैं। विधानसभा में एक प्रक्रिया हमने बनाई है जी, उसको निष्पक्ष तरीके से करने का काम करते हैं और विधानसभा का 1 साल का उसका परफॉर्मेंस जो रहता है उस परफॉर्मेंस में उसने कितने ध्यानाकर्षण किया, कितना प्रश्न किया, कितना स्थगन लाया, कितने डिबेट में हिस्सा लिया, कितने अगले प्रस्ताव में चर्चा किया, उसको कंपेयर करके एक लिस्ट बनाते हैं और साल में एक बार श्रेष्ठ विधायक पक्ष से और श्रेष्ठ विधायक विपक्ष से और पत्रकारों को भी पुरस्कृत करते हैं। तो ये क्लियर कट हो जाता है कि जो नए या पुराने विधायकों के बीच से जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट होती है और हर साल पक्ष और विपक्ष के 2 सदस्यों को गवर्नर को बुला के सम्मानित हम करते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम और बहुत सारे चेहरे हैं जिसको हमने सम्मानित किया। डॉक्टर साहब, कल, आज और कल की थीम पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। रजत सम्मेलन का वक्त है, रजत जयंती छत्तीसगढ़ मना रहा है। राज्य के वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी ने एक विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। चूंकि 15 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभव के लिहाज से भी और नीति निर्धारक के तौर पर भी आपकी शख्सियत राज्य के भीतर देखी जाती है। विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आपका अपना क्या ऑब्जर्वेशन है? ये छत्तीसगढ़ के विकास का एक कंप्लीट 47 तक आने वाले आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक के लिए एक कार्य योजना माननीय ओपी चौधरी ने बनाई है और उसमें सेक्टर वाइज हमारे बजट की सीमाओं के अंदर हम आगे की रणनीति कैसे बना सकते हैं। एजुकेशन में, हेल्थ में हम क्या करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रैवल वेलफेयर में क्या करने जा रहे हैं, रोड और ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। ये पूरा एक 15 साल के लिए 2047 तक के लिए कार्य योजना जो ओपी चौधरी जी ने बनाई है वित्त मंत्री के रूप में। और उन्होंने एक अच्छी बात रखी है कि सिर्फ स्टेट के बजट से डेवलपमेंट नहीं हो सकता, स्टेट की बजट की सीमाएं होती है। आज 1,65,000 करोड़ का बजट है। छत्तीसगढ़ इतना बड़ा स्टेट है कि अकेला हमारा बस्तर संभाग केरल से बड़ा है। तो इतना विस्तारित रूप से दुनिया, हिंदुस्तान का सबसे 7वां 9वां बड़ा स्टेट होने की वजह से, क्षेत्रफल की डेंसिटी की वजह से हमें अतिरिक्त रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं और इस काम को ओपी चौधरी ने बाखूबी निभाया है और उसकी कार्य योजना में उस बात को समाहित किया है कि अलग अलग बजट के अतिरिक्त हम किस प्रकार के रिसोर्सेज का उपयोग छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि बहुत व्यापक विषय है, इसमें भी बोलने में 15, 20, 25 मिनट का समय चाहिए मगर चौधरी ने इस पूरी कार्य योजना को आप कभी भी देखेंगे बहुत अच्छे से सुनियोजित ढंग से रखा है। एक सवाल थोड़ा लीक से हटकर पूछ रहा हूं सर, आपकी भूमिका को लेकर गाहे बगाहे अलग तरीके की चर्चा सुनने को मिलती है। कभी किसी राज्य में राज्यपाल के तौर पर तो कभी केंद्र में मंत्री के तौर पर। आपकी अपनी भूमिका को आप किस नजर से देखते हैं? खुद का आकलन आप किस रूप में करते हैं? पत्रकार मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है पूरे हिंदुस्तान के। मुझे कभी महाराष्ट्र का राज्यपाल बना देते हैं, कोई उपराष्ट्रपति का पद आया तो बोले इसके लिए डॉक्टर रमन का नंबर लग रहा है, कभी बोलते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। मैंने अपनी भूमिका पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक, केंद्रीय मंत्री तक, प्रदेश अध्यक्ष तक मैंने अपनी भूमिका तय रखी है कि संगठन का जो निर्देश होता है, केंद्र में मंत्री था, मुझसे इस्तीफा मांगा गया, मैं 1 घंटे में इस्तीफा देके वापस छत्तीसगढ़ में
प्रदेश अध्यक्ष बन के आ गया, बाद में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया 1 बार 2 बार 3 बार, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा, अभी सरकार बननी, मुझे कहा गया स्पीकर बनना है। मैंने 1 घंटा भी देरी नहीं किया। यदि हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारा रास्ता तय करता है, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का, जो उनके दिशा निर्देश होगा उस पर काम करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि पैड बांध के बैठे रहे कि हमको बैटिंग ही करना है, फील्डिंग भी करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए हमने जो टैगलाइन दी थी वो थी उत्थान के सोपान, और वो इसीलिए थी क्योंकि छत्तीसगढ़ के उत्थान में 15 साल में जो विकास के सोपान आपके कार्यकाल में तय किए गए, उनकी बहुत बड़ी और महती भूमिका रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन सिंह जी, News 24 lalluram.com को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।